हेलो दोस्तों, मैं श्री कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल कॉम्पिटिटिव ब्रेन। आज के सेशन में हम सभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को वन शॉट में रिवाइज करने वाले हैं। ये जो सेशन होगा ये प्योर एनसीईआरटी के बेस्ड होगा। एनसीईआरटी के हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो तैयार हैं आप लोग? हम सभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही तेज़ी से रिवाइज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज के सेशन में हम सभी इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन। फिर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू सर्कुलर लूप, ड्यू टू सोलेनोइड फोर्स, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सारे टॉपिक को मैं डीपली डिस्कस करने वाला हूँ। इससे रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट है सबको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एट द लास्ट ऑफ द सेशन हम सभी जितने सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और जो PYQ है उसे भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैग्नेट क्या होता है। द सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट इज कॉल्ड अ मैग्नेट। ऐसा सब्सटेंस जो आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है उसको हमसे ही बोलते हैं मैग्नेट। कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, मतलब मैग्नेट की क्या क्या गुण है। पहली प्रॉपर्टी, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। मतलब कह रहा है एक अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, मतलब छोड़ देते हो। फ्रीली सस्पेंड कहने का मतलब अगर आप किसी एक मैग्नेट को एक फ्रीली छोड़ दिया, कहने का मतलब उसमें किसी और चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई और उस पर इफेक्ट नहीं डाल रहा हो, फ्रीली छोड़ा हुआ है, तो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर लेता है। दूसरा हुआ सेकेंड पॉइंट, द पोल ऑफ द मैग्नेट पॉइंटेड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। कह रहा है कि मैग्नेट का वह पोल जो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट किया हुआ होता है उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। मैग्नेट का वह पोल जो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल। मैग्नेट का वह पोल जो साउथ डायरेक्शन में पॉइंटेड किया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। ये तो बचपन वाली प्रॉपर्टी है। हम लोग जानते हैं कि लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर एक जैसे मैग्नेट का अगर सेम पोल आ जाए, मतलब अगर नॉर्थ नॉर्थ आएगा तो रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ आएगा तो अट्रैक्ट करेगा। याद रखिएगा एक जैसे लोगों में कभी बनता नहीं है और एक से मतलब अलग अलग तरह के लोगों में अच्छा तरह का बॉन्ड बनता है। पॉजिटिव में कभी अच्छे बॉन्ड बन नहीं सकते, पॉजिटिव नेगेटिव में अच्छे बॉन्ड बनते हैं। ठीक उसी तरीके से मैग्नेट का जो लाइक पोल होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब एक दूसरे से दूर भागता है, एक दूसरे को दूर भगाता है। जबकि अनलाइक पोल जो होता है मैग्नेट का वो एक दूसरे को अटैक करता है, मतलब आपस में लाता है। कहने का मतलब कि सपोज ये हमारा मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल और ये इसका ये नॉर्थ पोल। अगर ये दोनों का नॉर्थ पोल को अगर आप पास में लाओगे तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। बट अगर यहीं पे हम यहाँ पे साउथ पोल ले आएँ तो दोनों का पोल क्या हो गया, अलग अलग, तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पॉइंट, पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। मैग्नेट के जो पोल होते हैं उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर ये कोई मैग्नेट है, इधर मान लीजिए नॉर्थ पोल है और इधर क्या है हमारा साउथ पोल है। कोई कहेगा सर हमें दोनों पोल को अलग अलग करना है, इसलिए मैंने क्या किया कि पोल को बीच से, मैग्नेट को बीच से ब्रेक कर दिया। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने नॉर्थ और साउथ को अलग अलग कर दिया, क्योंकि जो नया मैग्नेट बनेगा ना सर, जो नया मैग्नेट बनेगा एक ये पीस बनेगा और एक ये टुकड़ा बनेगा। यहाँ पे तो साउथ है ही और यहाँ पे तो नॉर्थ है ही, तो यहाँ पे जो पोल हो गया ना, जो ये साइड जो पीस आया ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक साउथ हो जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक नॉर्थ हो जाएगा। कहने का मतलब आप किसी भी मैग्नेट के पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर आप मैग्नेट को तोड़ते हो तो तोड़ने के बाद जो पीसेज आएंगे, एक जो दूसरा पोल रहेगा, दूसरा उसका अपोजिट पोल उस पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। मतलब जो उसका दूसरा पोल जो होता है वो अपोजिट नेचर का शो करता है। डैट मीन्स यहाँ साउथ था तो ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ नॉर्थ डेवलप हो गया, यहाँ नॉर्थ था ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ साउथ डेवलप हो गया। क्लियर है? इतना नोट कीजिए इसको। अगर इस जो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, अगर आप इसको कॉपी में लिखोगे
तो आपको एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा जिसको आप एग्जाम के एक दिन पहले भी क्विकली रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप साथ ही साथ नोट करते जाइए और हर एक पॉइंट को समझते जाइए। अगर किसी भी पॉइंट को समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, उस पॉइंट को मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। इतना नोट कीजिए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन। बात करते हैं, अभी हमने समझा मैग्नेट क्या होता है, अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में बात की। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। कह रहा है किसी एक मैग्नेट के अराउंड जो एरिया जनरेट होता है जिसके अंदर हम सभी मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं, उसको हम सही बोलते हैं, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। चलिए हम लोग डायग्राम से समझते इस चीज़ को। कहना चाह रहा हूँ कि सपोज एक मैग्नेट है आपका, ये सपोज हमारा एक मैग्नेट है, ठीक है। इस पर मैंने एक बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दिया, नॉर्थ पोल साउथ, एक ये नॉर्थ और ये साउथ, ये बार मैग्नेट है हमारा। तो इस मैग्नेट की वजह से एक चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है। चारों तरफ क्या जनरेट होता है सर? एक फील्ड, ये एरिया एक रीजन, जहाँ पे अगर आप एक दूसरे मैग्नेट को लेके आओगे, जहाँ पे आप एक दूसरे मैग्नेट को लेके आओगे तो इस मैग्नेट पे, इस मैग्नेट के वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया है किसी मैग्नेट के अराउंड जहाँ पे हम सभी मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। आप एक मैग्नेट को रखेंगे तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट को अगर हम लेकर आते हैं तो वो मैग्नेट एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो पार्टिकुलर रीजन में अगर ये मैग्नेट को इस रीजन से बाहर कर देंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बट अगर इस मैग्नेट को हम सभी इस रीजन के अंदर रखेंगे तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो जो रीजन जिसके अंदर हम फोर्स महसूस कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स, उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक और बात कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। कहने का मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, आगे हम लोग फर्दर इस बात पे डिस्कस करेंगे। और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, अमाउंट, कितना हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक इमेजिनरी लाइन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट के अक्रॉस जो एक्ट कर रहा था उसको रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज एन इमेजिनरी लाइन्स दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अराउंड अ मैग्नेट। मतलब मैग्नेट के क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा था उसको जो फील्ड लाइन, उसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू, या फिर जो आप पैटर्न ऑब्जर्व करते हो, जैसा ऐसा जस्ट लाइक आपने NCERT के बुक में एक डायग्राम देखा होगा, उससे समझने में आसान होगा समझना। देखिए कैसा, जैसे एक मैग्नेट मैंने लिया, ठीक है, एक मैंने मैग्नेट कंसीडर किया, इसके क्रॉस यहाँ से जैसे फील्ड लाइन निकलता है, ऐसे जाता है, इस तरीके का देखा होगा डायग्राम। तो ये फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ऐसा पैटर्न मेरे को बनता है। तो ये जो बन रहा है ना पैटर्न, अंदर भी जाता है ऐसे, ठीक है, ये जो फील्ड लाइंस बन रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग सर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना ज़्यादा क्लोज रहेंगे उतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तब तक आप इतना नोट कीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हमने समझा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। अब समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर द फील्ड लाइंस इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कहने का मतलब मैग्नेट के बाहर अगर आप फील्ड लाइंस को देखेंगे तो वो ऑरिजिनेट करता है नॉर्थ पोल से और जाके इमर्ज कहाँ करता है? साउथ पोल पे। मतलब नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पे जाके मिलता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा कि मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस कैसे ओरिजिनेट करते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, कहाँ इमर्ज करते हैं, नॉर्थ टू साउथ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल, इस तरह का ऑप्शन रहेगा। तब याद रखिएगा, आउटसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मतलब कि मैग्नेट के बाहर जो फील्ड लाइंस होते हैं वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करते हैं और साउथ पोल पे जाके इमर्ज करते हैं। एंड बट वाइल इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर द फील्ड लाइंस इज टेकन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बट मैग्नेट के अंदर अगर ऑब्जर्व करें हम लोग फील्ड लाइंस को तो साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करता है। जस्ट लाइक दैट कि सपोज आपके पास एक मैग्नेट है,
ये आपका मैग्नेट है, तो मैग्नेट के बाहर जो फील्ड लाइन्स होता है वो नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे जाके ऑरिजिनेट करता है। यहाँ से ऑरिजिनेट किया और यहाँ जाके क्या किया, इमर्ज किया। और अंदर जो लाइन होता है फील्ड के लाइन्स अंदर, वो साउथ से नॉर्थ की हो जाते हैं। कहाँ से, साउथ से नॉर्थ के लिए। और ये एक लूप तैयार करते हैं, एक क्लोज लूप बनाते हैं। याद रहेगा, याद क्या रखिएगा, मैग्नेट के बाहर जो फील्ड लाइन्स होते हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल मूव करते हैं, और मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन्स होते हैं वो साउथ से नॉर्थ मूव करते हैं। क्लियर है। सेकेंड, दे आर कंटिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज लूप। देखिए हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कहीं ब्रेक नहीं होता है। और एक ये कंटिन्यूअस रहने के चक्कर में एक क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। क्लोज मतलब एक बंद फिगर, क्लोज फिगर को क्लोज लूप कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कह रहा है फील्ड लाइन्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सपोज आपका एक ये फील्ड लाइन्स है और एक ये फील्ड लाइन्स है, ये कभी आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों सर? अगर ये हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक पैटर्न रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है इसका एक पैटर्न को, डैट मीन्स कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है हमें डायरेक्शन बताने में मदद करता है, किसका, फील्ड का। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा कैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मदद करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में। आप डिफ्लेक्शन देखते हो, आगे आप ओरेस्टर के एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, इसमें पढ़ रखे होंगे, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, उसमें आप समझते होंगे। अगर हमने कहा कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे डैट मीन्स उस वहाँ पे पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे। बट एक पार्टिकुलर रीजन में किसी भी फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसा प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इफ़ फील्ड लाइंस आर क्लोज फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, इफ फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट फील्ड इज वीक। कहने का मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में जितने क्लोज जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर जितना क्लोज रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने दूरी पे होंगे उतना ही उसका स्ट्रेंथ कमज़ोर होगा। कहने का मतलब कि अगर आप फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो, ऐसा मैंने ढेर सारा फील्ड लाइंस ड्रॉ किया, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पे आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज है, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है काफ़ी दूरी पे है। तो अगर यहाँ पे जो फील्ड बनेगा, यहाँ पे जो फील्ड होगा इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ही अधिक होगा इन कंपेरिजन टू हियर। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा, वीक होगा, क्योंकि यहाँ की जो फील्ड लाइंस है वो फार अपेट है, फार अपार्ट है, दूरी पे है थोड़े से। तो याद रखने वाली क्या बात है कि सर कभी भी अगर दो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया गया और आपसे दो पॉइंट दे दिया गया, कहीं ए पॉइंट और कहीं बी पॉइंट, और आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो याद रखिएगा जहाँ आपको दिखेगा कि फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज है, मतलब जो फील्ड के लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनके बीच की जो कॉन्टैक्ट है, नज़दीकियाँ हैं, बहुत ही कम है, मतलब वहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। बट जहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा है वहाँ पे स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर नज़दीक हो तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अधिक होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना दूर होगा फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही कमज़ोर होगा। क्लियर है? यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए और आगे बात करते हैं। एक्चुअल में आपका चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो बेसिक थी, चैप्टर की एक बेस तैयार किया। एक्चुअल में जो चैप्टर में जो सीखना था, जो इफेक्ट मेरे को देखना था मैग्नेटिक का, वो यहीं से शुरू होता है। वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट मीन्स एक ऐसा कंडक्टर जिससे हम लोग करंट पास करा सके, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये किसने ऑब्जर्व किया था? तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू करंट पास किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस फील्ड को उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया? तो उस फील्ड को उसने एक मैग्नेटिक कंपास को उस करंट कैरिंग कंडक्टर के नज़दीक रखा, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस मैग्नेटिक नीडल कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ, जिस वजह से उन्होंने प्रूव किया कि इस फील्ड के वजह से इस पर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वो फील्ड के वजह से डिफ्लेक्शन हुआ, तो फील्ड आया कहाँ से? तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से आया। यह मैंने लिख रखा है, देखिए मैंने लिखा हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड डिस्कवर, मैंने उन्होंने खोज किया डैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो
थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब उन्होंने बताया, उन्होंने खोज किया कि जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू अब अगर करंट पास करते हो, करंट फ्लो करता है, तो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इस चीज़ को मैंने कैसे ऑब्जर्व किया? दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल विच शो डिफ्लेक्शन। कह रहा है कि इस चीज़ को मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, तो मैंने एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को करंट कैरिंग कंडक्टर के नज़दीक रखा, उस कंडक्टर के नज़दीक जिसके थ्रू हमने करंट पास किया था। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। डैट मीन्स डिफ्लेक्शन कब होगा? जब उधर एक फील्ड होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगा होगा। और मैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से लगता है? फील्ड की वजह से। तो एक फील्ड हुआ होगा तभी तो उस पर डिफ्लेक्शन देखने को मिला। डैट मीन्स कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसा उन्होंने डिस्कवर किया। कह रहा है मोर द करंट हायर द डिफ्लेक्शन। आप अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में, उन्होंने उसके बाद कुछ और भी कुछ ऑब्जर्व किया, अपने कंक्लूड किया अपने एक्सपेरिमेंट से, क्या कि अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर के एक क्रॉस करंट का अमाउंट बढ़ाते हो, स्टार्टिंग में 5 एम्पियर था, 10 एम्पियर कर दिए, 15 एम्पियर कर दिए, तो जैसे जैसे आप करंट का अमाउंट को इंक्रीज करते हो, डैट मीन्स कि आपका डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, उतना अधिक आपका डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। डिफ्लेक्शन मतलब डिविएट होना, ऐसे स्ट्रेट रखें मुड़ गया, डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्ट कर गया। तो जितना अधिक अमाउंट ऑफ करंट आपके कंडक्टर से पास करेगा, उतना अधिक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हो, अभी मान लीजिए कि ये कंडक्टर था, इसमें आपने करंट ऐसा दिया तो डिफ्लेक्शन इधर क्या हुआ सपोज। तो अगर आप करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिए, करंट अब इधर से फ्लो करने लगा, तो डिफ्लेक्शन इधर क्यों होने लगेगा? डैट मीन्स कंक्लूजन क्या है कि अगर आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हो, तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, ओरिस्टर शो दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर रिलेटेड फिनोमिनन। ओरिस्टर साहब ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है आपस में इंटरलिंक्ड है, तभी तो आप एक करंट पास कर रहे हो और एक मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। डैट मीन्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के से ऑब्जर्व करके बोला कि जो हमारे नेचर में जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है, एक दूसरे से जुड़े हुए फिनोमेनन है, प्रोसेस है। क्लियर है यहाँ तक? इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग फर्दर बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अभी तो मैंने बात किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। जो एशर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूजन दिया, ये सारी बातें किया। ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना, इसमें जो मैं बोर्ड पे पॉइंट्स लिखा हूँ एकदम टू द पॉइंट्स है, और एनसीईआरटी में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है जिन पे सवाल बनाया जा सकते घुमा के, वो सारे पॉइंट्स को मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ रखा हो या एक बार चैप्टर समझ रखे होंगे, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आप चाहे तो ये टू द पॉइंट आप अपने नोट्स में ले सकते हैं, जो कि आपका एक एग्जाम के लास्ट टाइम एज अ शॉर्ट नोट्स ट्रीट कर सकते हैं आप उसको। अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा, तो इस शॉर्ट नोट्स से क्या बेनिफिट होगा, तो आपकी जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं उन्हें 5 से 6 दिन गैप मिलता है। तो आप जब एक बार एनसीईआरटी को समझ रखे होंगे, तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू उसको रिवाइज करना काफ़ी आसान रहेगा। तो ये आपका एक तरह से शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से इसे नोट करते जाएं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर के एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का बनता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हैज़ मैग्नेटिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड इट। कहने का मतलब कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, उसके अक्रॉस जो फील्ड लाइन्स का जो पैटर्न बनता है वो क्या रहता है, कंसेंट्रिक सर्कल। ये बात पर ध्यान देने वाली है। आपने एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि एक बैटरी लगाए थे, आपने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया और इसको एक सर्किट में क्लोज किया। यहाँ पे कहीं बैटरी मैंने जूम कर लिया, एक बैटरी है, स्विच है, यहाँ पे एम्पियर ले लिया, एमीटर ले लिया, करंट मेजर करेगा। इसको यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल डिवाइस लगा दिया, एक बोर्ड। ठीक है, तो हमने जब इससे करंट पास किया, सर्किट से मैंने क्या किया, एक करंट पास किया, तो इधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखने को मिला, जो कि क्या था, कंसेंट्रिक सर्कल। कैसा बनता है, एक कंसेंट्रिक सर्कल देखने को मिलता है। कंसेंट्रिक सर्कल कहने का मतलब वो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो। एक सर्कल, अगले सर्कल का भी सेंटर यही, इसके बाद वाला सर्कल का भी सेंटर यही। सबका रेडियस अलग अलग होगा, बट सबका सेंटर इक्वल होगा, सबका सेंटर सेम ही होगा, एक ही पॉइंट होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो कहेंगे
कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू, वो जिसको अक्रॉस जो पैटर्न बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल होता है। क्लियर है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसका जो डायरेक्शन है डिपेंड किस पे करता है, करंट के डायरेक्शन पे। जो आप स्ट्रेट कंडक्टर के डायरेक्शन के क्रॉस अगर आप जो करंट का डायरेक्शन है उसी पे निर्भर है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अगर आपने ऑब्जर्व किया कि एक करंट कैरिंग डायरेक्शन को के थ्रू आपने कोई एक कंडक्टर लिया, स्ट्रेट कंडक्टर, इसके थ्रू आपने करंट पास किया इस डायरेक्शन में, सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुआ इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो भी होगा, मैं अभी बताना नहीं, आगे बात करेंगे कैसे डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इधर मान लीजिए क्लॉकवाइज हो, जब आप पलट देंगे डायरेक्शन को तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। मतलब कि करंट के डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ करने पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसका कहने का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से, वो डिपेंड करते हैं करंट के डायरेक्शन पे। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है करंट पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। कहने का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो किसके वजह से हुआ था, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। वो करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर आप करंट के अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। क्लियर है। लास्ट में मैंने लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ना आपके करंट कैरिंग कंडक्टर के क्रॉस कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, ये जो डिपेंड करता है किस पे, करंट पे। अगर आप करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे कंडक्टर के क्रॉस तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। आप ये मान लीजिए कि हमारा करंट कैरिंग का स्ट्रेट वायर है और ये कोई मैग्नेट दूसरा मैग्नेट है, इसको जितना दूर ले जाएंगे ना उतना इस पर फील्ड का इफेक्ट घटेगा, क्योंकि वो रीजन से मैग्नेटिक फील्ड से दूर जा रहा है। और इसको जितना नज़दीक लाएंगे फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा। स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड पावर अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि आप कंडक्टर से जितना दूर ले जाएंगे उसको, मतलब कंडक्टर से जितना दूरी जाएंगे आप किसी अदर सब्सटेंस को लेकर, उसकी मैग्नेटिक फील्ड घटती है। अगर नज़दीक लेके आएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। करंट का अमाउंट घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी घटेगा। अगर आपको मैग्नीट्यूड जानना है इसका क्या होता है, एक स्ट्रेट कैरिंग करंट के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड होता है, ये सब 10th में पढ़ना नहीं है, बट आगे है कैसे पढ़ेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर या 4 पाई डी जो भी लिखे। तो देखिए ये जो बी है ना, बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बी जो है आई पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, मतलब अगर आई बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, और बी जो है आर पे या फिर जो भी यहाँ पे डी डिस्टेंस लिए हैं, ये डी पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब कि अगर आपका बी बढ़ेगा, सॉरी डी पे बात करते हैं, अगर डी को बढ़ाइएगा तो बी घटेगा, अगर डी को घटाएंगे तो बी बढ़ेगा। डायरेक्टली डिपेंडेंट कहने का मतलब एक बढ़े तो दूसरा ही बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब एक घटे तो दूसरा बढ़े और दूसरा बढ़े तो पहला घटे। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? इतना नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। लेट्स टॉक मूव फर्दर। आगे बात करते हैं हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। उस समय से बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में बात करने के लिए। अब बात करते हैं डायरेक्शन पे। अब कह रहा है कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल साहब ने एक रूल दिया था जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ध्यान से नोट कीजिएगा, समझिएगा। बहुत लोग बच्चे राइट हैंड थंब रूल लिखा हुआ है तो लेफ्ट हैंड लेकर करते हैं तो गलत आ जाता है आंसर। क्या बोलते हैं, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ फिर समझाऊंगा। इट स्टेट दैट if you hold a current carrying a straight wire in the grip of your right hand in a such a way that the straight thumb point in direction of electric current, then the direction of curl of finger give the direction of magnetic field। समझ में आया? नहीं समझाते, देखिए। कहने का मतलब उन्होंने कहा था कि पहले आप किसी एक वायर को ऐसे होल्ड करो, पकड़ो अपने राइट हैंड से, ये राइट हैंड है हमारा जिसे खाना खाते हैं, इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है, होल्ड करो। इस तरीके से ग्रिप बनाते हैं ना, ग्रिप बना कर पकड़ो, और इस तरीके से पकड़ो कि जो आपका जो थंब है, थंब जो स्ट्रेच किए थे, ये थंब
ये थंब आपका किसके डायरेक्शन में हो, ये थंब आपका करंट के डायरेक्शन में, थंब किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में। अगर ऐसा करते हैं तो ये फिंगर का जो कर्ल होगा, ये फिंगर का क्या होगा, जो कर्ल होगा, फिंगर ऐसे जो कर्ल करेगा, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है, किधर, ऊपर की ओर। मैंने फिंगर को ऐसे रखा, और इसको ऐसे कर्ल करेंगे। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करेंगे और हाथ को कर्ल करेंगे। जो कर्ल कर रहा है ना जिस डायरेक्शन में, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट हमारा नीचे की ओर जाएगा तो ऐसे, तो ये हमने ऐसे करंट हमारा कंडक्टर से नीचे की ओर जा रहा था, तो हमने थंब को नीचे की ओर रखा और ऐसे हाथ को कर्ल किया तो ऐसे, मतलब ऐसे डायरेक्शन किसका होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है। तो मतलब मैक्सवेल ने क्या कहा था, मैक्सवेल ने कहा कि अगर आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो आप स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग को ऐसे हाथ में पकड़ो और जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उधर थंब करो और हाथ को कर्ल करो। जो कर्ल हो, जो फिंगर को आप जो कर्ल कर रहे हो ना, घुमा रहे हो ना, वही डायरेक्शन देगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है। यही मैंने लिख रखा है कि इफ़ मतलब अगर आप करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर को अपने हाथ में पकड़ते हो राइट हैंड में इस तरीके से कि आपका जो थंब है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में हो, तो जो फिंगर को जब आप कर्ल कर रहे थे ना, कर्ल ऐसे घुमा रहे थे जस्ट लाइक दैट, तो आपको डायरेक्शन देगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। क्लियर है यहाँ तक। इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं। ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर लूप एक्ट एज ए स्ट्रेट कंडक्टर। पहले एक लूप बनाते हैं तो समझ में आएगा। सपोज ये हमारा एक सर्कुलर लूप है, व्हाट, सर्कुलर लूप है। कह रहे हैं इसका हर एक पॉइंट, मान सपोज एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को उठा के बाहर लिख लीजिए, देखिए ऐसा, ये पॉइंट कैसा दिखेगा, ऐसा स्ट्रेट। तो वही कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर लूप पे हर एक पॉइंट एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कोई दिक्कत, देखिए हर एक पॉइंट को उठा लिए, छोड़िए इतना बड़ा पॉइंट नहीं, एक छोटा सा हिस्सा उठाया, इतना छोटा, देखिए किसके तरह बिहेव करेगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। वही बोल रहा है कि हर एक पॉइंट सर्कुलर लूप पे एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह क्या करता है, एक्ट करता है, बिहेव करता है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर। स्टार्टिंग में ही पढ़े थे फील्ड लाइन्स के प्रॉपर्टी में ही कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज़्यादा क्लोज रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जितना ज़्यादा क्लोज जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज़्यादा दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं सब, जो यहाँ पे जब आप कंडक्टर के नज़दीक में रहते हो, जैसे हमने देखा था कि करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जब आप ये लूप के कंडक्टर के नज़दीक रहोगे, ये कंडक्टर है इसके नज़दीक रहोगे तो आपको ऐसा कुछ नज़दीक दिखेगा, मतलब यहाँ पे जो फील्ड लाइन्स बनेंगे वो काफ़ी क्लोज होंगे और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो भी काफ़ी अधिक होगा। तो जैसे जैसे आप इस सर्कुलर लूप के सेंटर की तरफ जाओगे, जैसे जैसे सर्कुलर लूप के आप सेंटर की तरफ जाओगे मैग्नेटिक फील्ड दूर होते जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा और वीक होते जाएगा, कमज़ोर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जितना ज़्यादा क्लोज रहते हैं ना कंडक्टर के और जितने कम गैप में रहते हैं उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है। जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ जाते जाते हैं उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है के बीच में दूरी बढ़ती जाती है और फील्ड का स्ट्रेंथ घटते जाता है। और जब ऐसे बोलते हैं कि सेंटर पे पहुंचता है तो ये जो सर्कुलर लूप जो फील्ड लाइन्स होता है एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। सेम ऊपर से भी ऑब्जर्व करेंगे तो यही होगा। यहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स काफ़ी क्लोज देखने को मिलेंगे और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे फील्ड लाइन्स दूर जाएगा, फील्ड लाइन्स दूर होते जाएगा। ठीक है। देखिए क्या क्या है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोजर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं नियर द कंडक्टर के नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स काफ़ी क्लोज होते हैं। जिसका क्या मतलब है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, काफ़ी अधिक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज वे मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं जैसे जैसे हम लोग सेंटर की तरफ, सर्कुलर लूप के सेंटर की तरफ मूव करते हैं। क्लियर है। एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अपीयर एज ए स्ट्रेट लाइन। सेंटर पे, सर्कुलर लूप के सेंटर पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होता है। ठीक है। क्लियर है।
कुछ और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान से लिखिएगा। अब कहेंगे अगर सवाल ये आ जाए एग्जाम में कि कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, वो सारा फैक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ किसके वजह से, सर्कुलर लूप के वजह से, उस कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सर्कुलर लूप के वजह से उसको प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। इस पर भी सवाल आएगा, डायरेक्ट यही सवाल पूछ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप डिपेंड। ओके, तो क्या लिखेंगे आंसर में, ध्यान दीजिएगा, इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सवाल बन सकता है इस पर, ड्यू टू सर्कुलर लूप, व्हाट ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो नज़रें बोर्ड पे रखिएगा, कहीं और ध्यान नहीं दीजिएगा। क्या का पहला फैक्टर होगा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिपेंड करेगा करंट के अमाउंट पे, करंट पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब कि आप ये लूप से जितना ज़्यादा अमाउंट का करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा फील्ड जनरेट होगा। आप कम अमाउंट में करंट पास करोगे तो फील्ड भी वीक जनरेट होगा, उतना ज़्यादा फील्ड जनरेट नहीं होगा। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है फील्ड वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डैट मीन्स कि जैसे जैसे आप कंडक्टर को दूर लेते जाएंगे, कंडक्टर से दूरी बढ़ाते जाएंगे, जैसे आप स्टेट कंडक्टर में देखे थे कि हम दूरी बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड घटता है, ठीक उस तरीके से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो यहाँ भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। एक और फैक्टर है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करते हैं। किस पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे। कहने का मतलब कि अगर आपका यहाँ पे क्या है, एक कॉइल की बात की, एक सर्कुलर लूप का कॉइल लिया उसके वजह से फील्ड जनरेट हुआ, और यहाँ पे अगर हम ढेर सारे कॉइल ले लें, एक सर्कुलर कॉइल, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ढेर सारा ऐसा हम कॉइल ले लें तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, एक कॉइल की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरे कॉइल की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तीसरे के वजह से कुछ होगा, ओवरऑल देखेंगे तो सबके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा। एक सर्कुलर लूप के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इंक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे हम टर्म को इंक्रीज करते जाएंगे। एक सर्कुलर लूप के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ठीक है। और अगर जब n टर्न से हमारा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में म्यू नॉट एन आई, मतलब n टाइम से बढ़ जाएगा इंटू 2r। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये भी आपको पढ़ना नहीं है, मैग्नीट्यूड निकालना 12th में सीखेंगे। बट याद रखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। अगर आप कॉइल का, लूप का नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे, मतलब एक से अधिक कॉइल ले लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, अधिक होगा, ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। पहले समझते हैं सोलेनॉइड एक नया टर्म है आपके लिए, तो ये होता क्या है। तो अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। कह रहा है एक कॉपर का इंसुलेटेड वायर लीजिए, कॉपर इंसुलेटेड वायर लीजिए, उसको आप ऐसे रैप कीजिए इन द शेप ऑफ सिलेंडर, इस तरीके से कॉइल, ढेर सारा कॉइल बनाइए, n टर्न्स का कॉइल। तो ये जो बना, ये जो शेप बन रहा है आपके सामने, ये क्या है हमारा एक, इसी को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। कोई दिक्कत, कह रहा है कि एक आप कॉइल लीजिए, लिया किसका, बहुत, जिसमें ढेर सारा सर्कुलर टर्न्स होने चाहिए, एक सर्कुलर टर्न्स, 2, 3, 4, ढेर सारे सर्कुलर टर्न्स मैंने लिया। इंसुलेटेड कॉपर वायर होना चाहिए। ये जो आप लिए, जिसका कॉइल आप बनाए हैं, ये क्या होना चाहिए, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होना चाहिए। वायर कोई भी हो सकता है बट इंसुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोलता है इसको आप रैप कीजिए, मतलब घुमाइए, लपेटिए, किस शेप में, सिलेंडर के शेप में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, सोलेनॉइड। जब आप सोलेनॉइड के थ्रू करंट पास करते हो, मतलब आप इसको एक सर्किट से ऐसे क्लोज कर दोगे, एक सर्किट बना दोगे, एक बैटरी, इसको क्लोज कर दिए, और इस सर्किट में अगर बैटरी के थ्रू अगर आप करंट पास करोगे तो सोलेनॉइड जो है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ये सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, दूसरा एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। ध्यान से, मैंने कहा कि एक सर्कुलर कॉइल बनाइए, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का ढेर सारा कॉइल बनाइए सिलेंडर के शेप में,
उसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। अगर आप सोलेनॉइड के थ्रू करंट पास करते हो, सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। सोलेनॉइड का एक एंड नॉर्थ पोल की तरह और दूसरा एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब जस्ट लाइक सिमिलर टू द बार मैग्नेट। The field inside a solenoid are in the form of parallel straight line, and that means the field inside a solenoid is uniform। कहने का मतलब कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वो आपको लगभग आप सीधा देखेंगे इस तरीके से स्ट्रेट बनता है, यूनिफॉर्म बनता है, क्योंकि एक बार मैंने आपने देखा था और बाहर जैसे ही बनेगा जिस तरीके से उसमें बनता था, इस तरीके का फील्ड लाइंस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको याद ये रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड की वजह से प्रोड्यूस होता है, जो फील्ड जनरेट होता है सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सोलेनॉइड के वजह से, वो सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। कहने का मतलब कि जो फील्ड लाइंस बनता है सोलेनॉइड में वो स्ट्रेट और पैरेलल होता है। क्या होता है, स्ट्रेट और पैरेलल होता है। क्लियर है यहाँ तक? याद रखने वाली बात इसमें ये कि सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड के थ्रू जब हम करंट पास करते हैं तो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और जब सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड होता है यूनिफॉर्म होता है, और जो फील्ड लाइंस होता है एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन बनता है, जिसके वजह से हम लोग कहते हैं कि जो फील्ड लाइंस इसमें बन रहे हैं, जो फील्ड जनरेट हो रहा है सोलेनॉइड के अंदर, वो एक यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता है। क्लियर है? एक और मैंने टॉपिक लिख रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है, एक सॉफ्ट कोई भी एक आयरन का पीस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक आयरन का मैंने नेल ले लिया। क्या ले लिया मैंने? एक आयरन का मैंने नेल ले लिया। और नेल किस तरह का होता है, ऐसा मतलब है इधर से हार्ड ये ऐसा नेल, और इस पर मैंने क्या कर दिया, कॉइलिंग कर दिया, मतलब किसी चीज़ का मैंने रैपिंग कर दिया इस तरीके से। और जब इसके थ्रू हम करंट पास करेंगे तो ये अपने अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, मतलब खुद को मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तब तक वो मैग्नेट बनाएगा खुद को, तब तक जब तक इसके थ्रू हम करंट पास करते रहेंगे। जैसे ही हमने करंट देना बंद कर दिया, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर दिया। डैट मीन्स कि कोई एक आयरन का कोर जिसमें आपने कॉइलिंग कर रखा है और उसके थ्रू अगर आप करंट पास करते हो तो वो आयरन का नेल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। वो तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक उसके थ्रू आप करंट पास कर रहे हो। एक बार जब आपने करंट पास करना बंद कर दिया, करंट पास नहीं किया, तो मैग्नेट की तरह नहीं, एक सिंपल आयरन एक की तरह ही बिहेव करेगा। मतलब इसकी मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है तब तक ही रहती है जब तक उसके थ्रू आप जब करंट पास करते हो तब तक। इसका इस्तेमाल हम सब इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह में हम लोग करते हैं। इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स के बारे में बात करेंगे। हमने देखा अभी तक कि करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई आप दूसरा एक कंडक्टर रखोगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर देता है। इस चीज़ को समझते हैं। व्हेन अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। कह रहा है कि अगर आप जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है उसके अंदर आप अगर एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर को रखते हो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस कंडक्टर को महसूस होगा ये क्या, फोर्स। क्या महसूस होगा? एक उसको फोर्स लगेगा। किसके वजह से? उस फील्ड के वजह से। जब आप एक इलेक्ट्रिक करंट को एक फील्ड पे रखते हो, उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखिए, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा सर? वो एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स को। वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। कहने का मतलब अगर आप करंट का अमाउंट बढ़ाओगे, जितना करंट का अमाउंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जितना करंट का अमाउंट घटाइएगा फोर्स भी उतना कम लगेगा। मतलब अगर आप फोर्स की अमाउंट पर डिपेंड करता है फोर्स, क्योंकि आपको पता था कि इससे पहले पढ़ के आए हैं कि करंट डिपेंड करता है फील्ड पे। मतलब करंट का अमाउंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ रहेगा उतना ज़्यादा उस फील्ड में फोर्स लगेगा। इस वजह से अगर करंट पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स भी किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे। कहने का मतलब करंट बढ़ाओगे आप तो फील्ड बढ़ेगा, और फील्ड के बढ़ने से फोर्स अधिक लगेगा उस कंडक्टर पे जिस कंडक्टर को आपने उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा है। जब आप ये एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो एनसीईआरटी में, तो एक्टिविटी दिया गया था, उसमें दिखाया गया था इस चीज़ को कि करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसमें अगर आपने दूसरा कंडक्टर रखा और दूसरे कंडक्टर ने भी मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया, ठीक है,
जो हमने जो अरेंजमेंट करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं इस एक्टिविटी को करने के लिए, फोर्स को समझने के लिए, उसमें हम देखते हैं कि जो ये फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, वो लेंथ के, मतलब उस कंडक्टर के लेंथ के परपेंडिकुलर होता है, और जो कंडक्टर के वजह से जो फील्ड बना उसके भी परपेंडिकुलर होता है। जो फोर्स उसमें उस कंडक्टर को एक्सपीरियंस करता है, जो फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों के वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। फोर्स को डायरेक्शन को और बढ़िया से समझने के लिए एक फ्लेमिंग साहब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिया था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, इससे पहले पढ़ के आया था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, वहाँ पे राइट हैंड था, अब कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड रूल है। कौन सा हैंड है सर, लेफ्ट हैंड रूल है, ध्यान रखिएगा। अब लेफ्ट हैंड रूल को थोड़ा मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, स्टेटमेंट तो बहुत लोगों को याद ही होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने कहा था कि आप अपने हैंड के 3 फिंगर को स्ट्रेच कीजिए, इस तरीके से स्ट्रेच कीजिएगा, स्ट्रेच मतलब सीधा फैलाना होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के नियम के इस नियम के हिसाब से फ्लेमिंग साहब ने कहना चाहा था कि अगर आप लेफ्ट हैंड के अपने तीनों फिंगर्स को अगर आप इस तरीके से स्ट्रेच करो कि वो तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। आप ध्यान से देखिए, मैंने अपने लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच किया है कि तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तीनों, इसके बीच में 90 बन रहा है, इसके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जब कहा था कि आपने अपने लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर को परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करोगे तो आपका जो 3 फिंगर आपने लिया, एक थंब, इसको बोलते हैं 4 फिंगर, इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, थंब 4 फिंगर मिडिल फिंगर। तो ये जो आपका ये जो मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन बताता है करंट का। ध्यान रखिएगा, जब आप अपने लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर को, एक थंब को, एक 4 फिंगर को, 4 फिंगर कहते हैं इसको कहते हैं मिडिल फिंगर। जब आप एक अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, 4 फिंगर को और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से कि वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, तो आपका मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। मैग्नेटिक, ये जो 4 फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है और ये थंब फोर्स का डायरेक्शन बताता है। मैं यहाँ लिखता हूँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के हिसाब से क्या कहना चाहते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से आपका थंब जो है, थंब बताता है डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फोर्स का। थंब किसका बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स का। आपका जो 4 फिंगर है, 4 फिंगर जिसको बोलते हैं हम लोग, FOR 4 फिंगर, वो डायरेक्शन बताएगा किसका, 4 फिंगर डायरेक्शन बताएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का। किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। और अगर जो मिडिल फिंगर है आपका, क्या कौन सा फिंगर मिडिल फिंगर, वो बताएगा डायरेक्शन करंट का। ये इनका कंक्लूजन है। आपको करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया रहता है सवाल में, आप उसको उस तरीके से सेट कीजिएगा तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स का। यहाँ तक बात क्लियर है। फोर्स का डायरेक्शन निकालना भी आता है। ये दोनों तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। ये फिंगर वो डायरेक्शन पॉइंट करता है। सवाल में एक कंडीशन दे दिया जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, दैट मीन्स चार्ज के फ्लो से करंट को रिलेट करेंगे तो करंट का डायरेक्शन वो हो जाएगा। याद रखिए, बोले इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। बट अगर लिखे कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा वही डायरेक्शन होगा किसके, करंट का भी डायरेक्शन होगा। कोई दिक्कत, आप करंट का डायरेक्शन लेंगे, उसको फील्ड का डायरेक्शन में इसको रखेंगे और जिधर थंब पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन होगा किसका, मैग्नेटिक फोर्स का। क्लियर है, इसको नोट कीजिए। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो पूछेगा मोटर क्या है सर, तो इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है, मतलब ये रोटेट करता है और रोटेट करके क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। एग्जाम में सवाल पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, तो लिखेंगे मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस, एक रोटेट करने वाला डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। फिर पूछेगा इसकी प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के अनुसार ये वर्क करता है। तो मैंने एक प्रिंसिपल है, कहता है कि जब आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखोगे तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अभी हमने देखा था
कि करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस फील्ड के अंदर अगर हम कोई दूसरा एक कंडक्टर रखते हैं तो उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है। इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा मोटर। अगर आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिए, उसको उसमें उस कॉइल के अंदर करंट कैरी कर रहा है, मतलब करंट है उसके अंदर, अगर उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रख दिया तो उसके ऊपर एक लगेगा फोर्स जो कि उसको रोटेट करने में मदद करता है। ध्यान से पूछ सकता है सवाल, आराम से आएगा, लॉन्ग आंसर में सवाल पूछ सकता है। इसको आप इस तरीके से लिखिएगा। आपसे सबसे पहले पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो कंस्ट्रक्शन आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, लिखा हुआ कि आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिए हैं, 2 मैग्नेट के बीच में रखा, इस तरीके से रखा कि उसका दोनों कॉइल का जो आर्म है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, एक स्प्लिट रिंग कनेक्ट किया, उसमें एक एक्सल लिया जो कि उसको फ्रीली मूव करने में मदद करेगा। इस तरीके का क्या उसका कंस्ट्रक्शन है। आप एक बार एनसीईआरटी का बुक रीड कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो मेन है। तो क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। और वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सर जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता था उसके उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कहने का मतलब कि जब आप एक कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उस कंडक्टर पे क्या लगेगा सर, एक फोर्स लगेगा। ठीक वही एक काम होता है कि आप ये क्या करते हो कि 2 मैग्नेट के जब मोटर कैसे वर्क करता है तो 2 मैग्नेट ले, तो एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है, 2 मैग्नेट के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखते हो। क्या रखते हो, एक रेक्टेंगुलर कॉइल कुछ इस तरह का होता है। और आगे यहाँ बैटरी सोर्स लगाकर हम सभी इधर सर्किट लगा के बैटरी करंट भेजते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एक्सल लगाते हैं, ऐसा है कुछ एक्सल करके लगा रहता है, कॉइल एक्सल टाइप का। यहाँ पे स्प्लिटिंग लगाते हैं, यहाँ से कुछ काम होता है। तो सीखने वाली बात ये है कि ये 2 मैग्नेट के वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से उस फील्ड के वजह से ये पार्टिकुलर आर्म जो है इस पर फोर्स लगता है। एक बार इसको एक फोर्स इसको नीचे पुश करता है, पुश अंदर की ओर, और एक फोर्स इसको उठाता है। मतलब उस फोर्स के जो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड के वजह से जो फोर्स लगता है वही इसको रोटेट करने में मदद करता है। तो उस वजह से मतलब जो फोर्स जनरेट हो रहा था फील्ड के वजह से, उसी फोर्स के वजह से ये क्या करता है, रोटेट करता है और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हमारे चैप्टर के वो सारे की पॉइंट्स थे जो आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी ही ज़रूरत है आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। अगर इस वीडियो को आपने देखा होगा तो आपके हर एक पॉइंट को कम्प्लीटली रिवाइज हो गया होगा। एनसीईआरटी के हर एक हाईलाइटेड पॉइंट्स को मैंने रिवाइज करने की कोशिश किया। अगर इसको आपने टू द पॉइंट नोट किया होगा तो आप देखे होंगे अपने नोट्स कॉपी को पलट कर कि आपका एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो गया होगा जो आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज करने में आपको मदद करेगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, इस वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में कुछ समय बचे हुए हैं, उस 10 to 15 डेज में हम लोग हर एक चैप्टर को इसी तरीके से एनसीईआरटी के हर एक हाईलाइटेड पॉइंट्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। और आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और PYQ का भी एक अलग सेशन होगा जिसमें आपको मिलकर हम लोग मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे अपने प्रैक्टिस को और बेहतर बनाकर अपने स्कोर को और भी बेहतर करेंगे। इसलिए हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दें। धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें।